अभी देखो मॉक टेस्ट 50 का डाउट क्लास है, अभी उसका डाउट बताओ, ठीक है। बाकी जो डाउट आपके हैं वो 9 to 11 क्लास होगी गेट वाली, अभी मंडे को। आज क्या है, सैटरडे, संडे, कल रख सकता हूँ अगर चाहो तो। हाँ, कल 9 to 11 तो डिस्कस करते, क्योंकि ये सब ग्राफ आपका ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी बच्चे क्या बोर नहीं होंगे। तो ये सब क्योंकि फालतू ये सब चीज़ें जो क्लास 11 12 वाली हैं, जो ऑलरेडी बच्चे 11 12 में पढ़ते हैं। और ग्राफ क्यों ड्रॉ करना है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको क्यों ये ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका क्या पर्पस है? सर वो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जो सर, और आपका जो वो सर मैक्सिमम वहाँ पर एक क्वेश्चन था सर, मैंने यहाँ पर ही है सर वो पीडीएफ दिया हुआ है, के इंटू मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और कुछ था वो, कुछ था ऐसा कुछ फंक्शंस था, तो वो उस फंक्शंस के लिए तो सर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है। हाँ तो वो क्वेश्चन भेजिए ना आप। और तो क्वेश्चन सर यहाँ पर ही है, मतलब हाँ, अच्छा क्वेश्चन मैं भेजती हूँ सर। ये आपके जो भी डाउट्स हैं ये भेजिए, वो ग्रुप में सॉल्व करके भेज देगा कोई, और नहीं भेजता है तो अब 9 to 11 में परसों डिस्कस कीजिए। अभी 6 to 9 में मॉक टेस्ट डिस्कस होगा, ठीक है। अब 9 to 11 डाउट क्लास होगी कल से, कल रखते हैं तो कल से 9 to 11 डाउट क्लास रखते हैं जनरल। ओके सर। तो आप डाउट कलेक्ट कीजिए, ग्रुप में भेजिए, जो डाउट फैकल्टी सॉल्व कर देंगे या फिर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर देगा। नहीं होता है तो फिर मैं कल, अब 9 to 11 कल से डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें अभी 6 to 9 में मॉक टेस्ट डिस्कस होगा। तो जिनके जो भी डाउट्स हैं इसमें एक बार भेजो चैट में, जिन्होंने भेजा है। एक पहले सर एनईटी स्टार्ट करोगे? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही चेक नहीं कर रहा नहीं। था, कहीं से भी चल जाएगा। हम्म, ये चैट में किसने भेजे थे ना। इससे पहले क्या था, 359, ओके। अच्छा, तो देखिए तो क्या कह रहा है ये। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो था, 1 भी डाउट है। अच्छा, तो 1 2 3 है ना, अभी 2 3 किसी ने पूछा था, तो ये 1 है। 1 में क्या डाउट है? सर वन में जो सेकंड वाला जो T2 है हम्म उसमें डाउट है। पहला वाला तो कन्वर्जेंट होगा पता है, और लेकिन जो T2 है वो डाइवर्जेंट हो जा रहा है, क्योंकि सर ये एन सी के पी का पावर के ये बाइनोमियल फॉर्म में है, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट जाने पे, तो डाइवर्जेंट हो गया ये तो डी ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा, तो सर पर T2 की तो लिमिट आ रही है। हम्म T2 को तो मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करती है, बाइनोमियल नॉर्मल पे अप्रॉक्स, है ना। ग्रेन अगर लार्ज है तो नॉर्मल हो जाता है।
और ये सम है k फ्रॉम 0 to n। सर बट वो पहले सम फाइंड करना है, बाद में लिमिट अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे जो है कि सर ये एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रहा है, इससे डायरेक्ट इन्फिनिटी 1 नहीं हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 है, टेंडिंग 1 रहेगा तब ना सर, या कम ज्यादा लिमिट चेक करेंगे, एग्जैक्ट 1 है उसके पावर इन्फिनिटी तो यह 1 ही होगा ना। यस यस यस। नहीं अभी तो ये क्योंकि सम 1 हो गया टोटल, इसका बाइनोमियल में सम तो 1 होता है। हाँ, और T2 1 के इक्वल है, और T1 क्या है, लिमिट, ये Tn स्क्वायर सीरीज के इक्विवेलेंट है। तो T1 कन्वर्जेंट है एंड T2 डाइवर्जेंट है, ऐसा कह रहे हैं ना। क्योंकि T2 डाइवर्जेंट क्यों लग रहा है किसी को? सर T2 डाइवर्जेंट कैसे हो जाएगा सर? उसका सम 1 हो जाएगा तो वही लिमिट कह रहे हैं, कितनी भी जाएगी वैल्यू तो वो 1 ही होगा ना। डाइवर्जेंट क्यों लग रहा है किसी को? क्योंकि सर लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट वाला लगा रहे हैं तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट से तो डाइवर्जेंट ही हुआ ना। अरे नॉट इक्वल टू, ये तो सम 1 है, इट इज लाइक सीरीज का सम 1 के इक्वल है, तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है डाइवर्जेंट होता है? अगर कोई सीरीज है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिख दूं कि जैसे 1/n स्क्वायर है, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? ये तो कन्वर्जेंट है क्यों? ना। इसका सम किसके इक्वल है? पाई स्क्वायर बाई 6 इसका के इक्वल है। तो वैसे ही वो सीरीज अगर लिखा हुआ है n चूज के p की पावर k 1 माइनस p की पावर n माइनस k एंड k फ्रॉम 0 to n, तो ये तो 1 हो गया, तुम लिमिट लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टू 1, तो सीरीज का सम एग्जिस्ट तो कर रहा है, मतलब T1 क्या है, इसके इक्वल है, T2 इसी के इक्वल है ना, T2 1 के इक्वल है। ओके सर। यहाँ सर p की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करें क्या? हाँ हाँ, लेकिन उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, क्या एक एक्सप्रेशन का सम 1 होता है, तो T2 की वैल्यू 1 है। और T1 कन्वर्जेंट तो है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि सर वो कौन से वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा, वो कैसे फाइंड किया? देखो एक्चुअली T2 इज लाइक अ सीक्वेंस सम ऑफ, अरे जैसे इस तरह के टर्म्स रहते हैं, ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई k स्क्वायर समेसन k फ्रॉम 1 to n n टेंस, ये क्या है बताइए, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट। हाँ, तो वो आपको क्यों डाइवर्जेंट लग रहा है? वहाँ भी तो ऐसे लिख 1 बाई k स्क्वायर की जगह n चूज k और p की पावर k 1 माइनस p की पावर n माइनस k। सर मैंने T1 के बारे में पूछा। अच्छा T1, हाँ, तो ये आपका जैसे पाई स्क्वायर बाई 6 है, जिनका T2 में डाउट उनका बता रहे हैं, तो ये 1 हो गया, तो कन्वर्जेंट तो है। अच्छा T1 का जैसे है, हाँ T1 में अब, हाँ बट T1 ये कन्वर्जेंट इसके क्यों आएगा, 1 बाई k क्यों कह रहा है कि 1/23 1 अपॉन ये आएगा। अच्छा मैं सम निकालता हूँ इसका, तो इसका सम निकालेंगे कितना आएगा T1 का। T1 जो है हमारे पास, दिस T1 इज सीरीज n इंटू n प्लस 2023, यही है, और n इंटू n प्लस 2023, और मतलब k फ्रॉम 1 to n है, एक्चुअली n की जगह पहले से यहाँ k होगा, तो या n रख रहा है तो n रखो यहाँ कुछ समथिंग, ठीक है ना। तो इसको ऐसा समझो कि k इंटू k प्लस 2023 एंड k फ्रॉम 1 to n, और यहाँ लिमिट लगाया n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा ये,
देखो ऐसे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन k इंटू k प्लस 2023. दिस इज सेम एज सीरीज 1 अपॉन n इंटू 2023 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं. अब ये तो कन्वर्जेंट है भाई. आप कंपेरिजन टेस्ट लगा लो 1/n² के साथ, तो ये कन्वर्जेंट है ना. यस सर। हाँ, अब सम क्या होगा इसका? कितने पर कन्वर्जेंट करेगा ये चीज समझ में नहीं आ रही ना। हाँ, अब इसका सम क्या होगा? तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो. तो अभी इसी फॉर्म में इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ. देखो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है. ये समेशन k फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2023. ये हो गया. तत्काल इसको हटा दो. ठीक, तो ये आ गया यहाँ से. अब तुम ये बताओ, इसको अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा? सर ये 2023 डिवाइड में भी होगा ना, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में 2023 हाँ, बचेगा। अभी क्या है, अभी इक्वल है, अभी इक्वल नहीं है. एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2000 यहाँ है ही नहीं, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे. तो बैलेंस करने के लिए 1/2023 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा. ठीक है, तो 1/2023 बाहर आएगा. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. खोलिए इसको. अब एक बार 1 रखोगे तो क्या होगा, 1/1 माइनस 1/, हाँ 1 प्लस 2023 मतलब 2024 प्लस क्या आएगा आगे 1/2 माइनस सर ये लास्ट में 1 प्लस 1/2, तो ये ऐसे 2023 तक जाएगा, 1/2023 बाकी कैंसिल हो तक. जाएंगे, है ना. हाँ. तो यहाँ से ऐसा आएगा और ये चलता रहेगा कहाँ तक, जब इसको देखो अब क्या होगा. यहाँ से अगर देखोगे तो बाद में ये चलता रहेगा. और लास्ट टर्म क्या है, चलो लास्ट टर्म लेते हैं. 1/n माइनस 1/n प्लस 2023 इस तरह से है. तो होगा क्या, ये जो माइनस स्टार्ट है 2024 2025. तो बस बचेगा क्या यहाँ पे, सोचो 1/1 1/2, क्योंकि जब प्लस में आना शुरू होगा ये तो वो कैंसिल होता चला जाएगा ना. जैसे अगर मैं इसको लिखता और एक्सपेंड करके सोचो कि चलो एक टर्म लिखता हूँ 2023 माइनस 1/2023 प्लस 2023 ऐसे चलता रहेगा. फिर अगला टर्म इसका होता है 10204, तो ये कट जाएगा. ऐसे चलेगा. तो ये अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला टर्म कैंसिल होते रहेंगे. तो बचेगा क्या, बस ये भी कहीं ना कहीं जाए कैंसिल हो जाएगा. स्टार्टिंग में जो 201 डिवाइडेड बाय 2023 है वो कहाँ से आएगा सर? ऑप्शन में तो वो नहीं है. हाँ वो चेक करते हैं ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं कि ये लोग जो बनाए हैं वो कैसे बनाए. तो यहाँ से तो अभी हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 1/2023 लिमिट, मतलब ये कट जाएगा तो सीधा बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2023 तक ही रहेगा. इस तरह से बचेगा. तो समेसन 1/k और k फ्रॉम 1 से 2023, तो 1/2023 इस तरीके से. ठीक है, देखो तो इस तरह से होगा. ये T1 की यही तो वैल्यू है सम.
यहाँ क्या दिया है? अच्छा इसने जस्ट यही दिया है 1/k तो T2 भी कन्वर्जेंट है, T1 भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट दोनों है। लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है ये थोड़ा सा इसको करेक्शन की ज़रूरत है ना, क्योंकि जब पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया तो 2023 एक्स्ट्रा है ना न्यूमरेटर में, जो तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट कन्फ्यूजन दूर हुआ। देखो तो ये होगा मतलब कहने का मतलब T1 का जो सम है वो ये आ जाएगा। और T2 का जो सम है वो 1 है दोनों कन्वर्जेंट। दोनों की वैल्यू फाइनाइट है मतलब। वन के बाद क्या 2 भी था किसी का? देखो 2 में क्या है, 2 भी था ना किसी का, 2 3 शायद पहले जो भैया थे। सबसे पहले किसका डाउट था? 3 है सर, 3 तो नहीं। 3 5 ना। चलो ठीक है, तो 3 5 3 कह रहा है कि सर ये सेकंड कैसे ब्रेक डाउन करा? सेकंड का भी सेकंड पार्ट समझ नहीं आया, ब्रेक डाउन करना। अरे भाई दोबारा ट्राई किए हो या ऐसे ही अब कुछ भी डाउट पूछोगे? ट्राई करके आए हो? यस सर, ये ट्राई करा आज उसमें। तो सम निकाल के लिमिट निकालनी है। फिर नीचे तो समझ आ गया, नीचे का तो वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर में से भी वो निकाल लिया कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस n कॉमन लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर। फिर एक दूसरा पार्ट समझ नहीं आ रहा सर इसका। ऊपर वाले में सर n कॉमन लेके वो बन जाएगा ना। डाउट में आपने पूछा है मतलब ऐसे क्वेश्चन दिखा दिया तो मतलब डाउट हो गया यार, तुम लोग भी अजीब हो। मतलब जेन्युइन डाउट नहीं है, दिखाए तो डाउट हो गया तुम्हें। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार 2 बार सॉल्व करो ताकि तुम्हें पहले से पता हो तुम्हें क्या डाउट है। वैसे कोई भी क्वेश्चन शो करूंगा तो उसमें तुम्हें डाउट निकल आएगा। सर डिनोमिनेटर तो कर लिया मैंने, आप एक बार न्यूमरेटर बस वो कर दो, न्यूमरेटर वाला पार्ट। इसमें क्या है 2 स्क्वायर n माइनस 1 है, 2 स्क्वायर n माइनस 1, फिर 3 स्क्वायर n माइनस 2, तो n प्लस है ना, सो 3 स्क्वायर 1 चलता रहेगा, लास्ट में n स्क्वायर तक है, लास्ट में n स्क्वायर तक है। और यहाँ पे 1 2 7 डिनोमिनेटर तो सीधा प्रॉपर्टी है, वो तो आप छोड़ दो, बस आप न्यूमरेटर का हिंट दे दो। माइक म्यूट कर लो, किसका ऑन है माइक? n तक जाएगा ये, तो n तक कर लो। निकल जाएगा सर, अब निकल जाएगा। अरे इतना दिमाग खुद भी तो लगाओ भाई, तुम कोशिश करोगे तो इसमें क्या है। सर मैं उसको वो कर रहा था, मतलब ब्रेक डाउन, उसको बीच वाली चीजों से ब्रेक डाउन करने की कर रहा था, पर इससे अब आ गया समझ देख के। तो ब्रेक करो, सम का फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा, लिमिट लगाओ। यस सर।
ये हो गया सर। ट्राई करोगे तो आएगा भाई, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अप्रोच गलत यूज कर रहा था। ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज दिस। Be the real root of the equation e to the power x plus x. देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस सेट की सच दैट, और ये सेट जो है ए के इक्वल है, सच दैट ए इज रूट ऑफ इक्वेशन ई की पावर एक्स प्लस बराबर 0, ये चीज़ है। ठीक है, तो पहले ए निकाल लो और उससे हो जाएगा। तो इसका रूट निकाल सकते हो, देखो मतलब मुझे पता है क्या निकालना है, इसको भूल जाओ। तो मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज इवेंट। बट वो -1 एंड 0 में रूट आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं एक मिनट। तो ये इवेंट है हमारा और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट का मतलब ये हो गया कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू ए कब होगी, इंटीजर है ना ए, ए कब आती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से a+1 तक, ए पर क्लोज इंटरवल, a+1 पर ओपन इंटरवल। बाकी लोग देख लो भाई। यस सर सही है। ठीक है ना। तो ये निकालना है मुझे, तो उसके पहले ए चाहिए मुझे। व्हाट इज ए? क्वेश्चन ये कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो तो ए आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमारा सपोर्ट क्या है, हमारे क्वेश्चन का सपोर्ट है कि एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल है, e की पावर -x, एक्स पॉजिटिव, ये हमारे पास। तो ग्राफ बनो, e की पावर x प्लस एक्स इज 0, e की पावर x इज -x। e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये y बराबर -x। तो ग्राफ का सॉल्यूशन क्या आ रहा है तुम्हारा? ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो किस पॉइंट पे इक्वल है ये नेगेटिव कोई पॉइंट आएगा ना, चीज़ों से छोटा ही आएगा। ओके इसका आंसर 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे वो तो इंटीजर मिलेगा क्या? रेंज तो ग्रेटर देन 0 ही है ना। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले तो हमारा सॉल्यूशन आएगा ए इसका, फिर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए, लेकिन इंटीजर पर सेटिस्फाई होगा ही नहीं है। है ना, देखो
क्योंकि जीरो होने का मतलब ये है कि ये नंबर आएगा, बट ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो भी नंबर आएगा एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना यहाँ पर, जो कॉमन ए सॉल्यूशन आएगा मान लो। -1 एंड 0 में आ जाएगा। -1 और 0 के बीच। यस सर। ओके, क्योंकि -1 रखेंगे आप तो 1/e-1, अब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, तो मतलब -1 और 0 के बीच कोई रूट आएगा, तो x की वैल्यू -1 और मान लो 0 के बीच आ गई, तो ये तो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बॉक्स x जो होगा उस केस में वो कोई नंबर हो जाएगा ना, बॉक्स x वो तो हमारा -1 ही आएगा ना, तो -1 होगा तो मतलब 0 ही हो जाएगा। x सॉल्यूशन है इक्वेशन का, एक्चुअली x इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, तो यहाँ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ये है। तो मतलब तो कहने का इसका मतलब ये था कि जैसे मान लो यहाँ पे जो नंबर आएगा, दिस नंबर इज -1 एंड 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे -1, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, देख लो, ठीक है, तो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, 3 5 के बाद 4, 3 5 था ना, इसका 0 आना चाहिए जैसे दे रखा है इसने। 5 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अल्फा एंड बीटा अपॉन x। ठीक है, देखो तो ये जो 5वां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अल्फा एंड बीटा अपॉन x, ऐसा कुछ है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते सर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू हमारा बीटा बाय एक्स हो गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट बीटा बाय एक्स। फिर तो सर हम वो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक्स कट जाएगा, तो बीटा बाई अल्फा आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो वो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब बाउंडेड होता है वो 0 से 1 के बीच में ना। ठीक है, तो जैसे ये फार्मूला होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो यहाँ से बॉक्स x को लिख सकता हूँ मैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। ओके, तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक अप्रोच, मतलब अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ट्राई करेंगे। सर मैंने तो एक अल्फा और बीटा की एक रैंडम वैल्यू पर करके देखा था। जी जी जी, तभी आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे बीटा अपॉन एक्स माइनस क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बीटा अपॉन एक्स। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स अपॉन अल्फा फ्रैक्शनल पार्ट बीटा अपॉन एक्स। अब ये है कि ये एक 0 से 1 के बीच का कोई फाइनाइट नंबर होगा, यस, और यहाँ एक्स टेंस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगी, तो फाइनली आंसर आ गया बीटा अपॉन अल्फा माइनस 0, मतलब बीटा अपॉन अल्फा, यही ना, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको डिपेंड करता है आप कैसे सोच रहे हो। तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सर, मेरा 2/3 आ रहा था आंसर, बट यहाँ पे 3/4 है, ऑप्शन में ही नहीं है 2/3। जी जी जी, तो ये है e की पावर 2t माइनस 1/2t। ओके, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है आपको MGF दे रखा है e की पावर 2t माइनस 1/2t। ध्यान से देखिए, तो बताइए x का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? सर यूनिफॉर्म 0 को यूनिफॉर्म 0 2 है ना। ओके, चलो अब पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम x कॉमा हाफ लेस देन 1.5, सो मैक्सिमम x कॉमा 1/2 लेस देन 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ठीक से, देखो तो
एक्स और हाफ का जो मैक्सिमम है वो छोटा है 1.5 से। इसका क्या मतलब है? बोलो भाई, क्या बोल सकते हो एक्स के बारे में कि एक्स क्या होगा इस केस में? सर x 1/2 Yes, sir. से 1.5 तक होगा। क्योंकि देखो अगर मैं मैक्स को खोलूँगा, एक मिनट, अगर मैं मैक्स का डेफिनेशन लिखता हूँ, आप सब लोग जानते हो मैक्स का डेफिनेशन, तो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा हाफ का मतलब होता है या तो एक्स या हाफ। एक्स तब होगा जब एक्स की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, हाफ कब होगी जब एक्स लेस देन हाफ। फाइन, अब बताओ, तो इसने पूछा है आपसे कि जो मैक्सिमम है वो हाफ से कम होगा, तो 1/2 ऑलरेडी हाफ से कम है, सॉरी 1/2 ऑलरेडी 1.5 से कम है, तो ये तो पूरा इंक्लूड हो जाएगा, होगा ना? बोलो अब। यस सर यस। एक्स अगर 0 से हाफ में है तो बताओ, अगर एक्स 0 से हाफ के बीच है तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। ट्रू होगा सर। है ना? एक्स की वैल्यू 0 से हाफ ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल 1/4 ले लो, एक्स को 1/4 रखो तो मैक्सिमम 1/2 ट्रू आएगा। सो दिस, ये भी पॉसिबल है यूनियन, और क्या पॉसिबल है? एक्स हाफ से कहाँ तक ले सकते हो तुम? 1.5 मतलब 3/2 तक हो, तो क्या दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग कर समझ गए। एक्स की वैल्यू 0 से 3/2 हो गई, यूनिफॉर्म 0 2 है, तो इंटीग्रेशन 0 से 3/2 1/2 dx, ठीक है, 3/4 आ गया, 0.75 ये आ जाएगा। समझ गए सर। ठीक है, नेक्स्ट 5वां के बाद आई थिंक 9 था, 9 सर जी। सर लास्ट क्वेश्चन में सर डायरेक्टली सीडीएफ यूज कर सकते हैं ना nth ऑर्डर का? अच्छा, क्या यूज़ करेंगे? वो थ्योरम जो है सर वो मैक्स ऑफ से लेस देन करते हैं तो इंडिपेंडेंट की तरह। अच्छा, हाँ कर सकते हैं, यस यस, डायरेक्टली एक्स लेस देन 1/2 और हाफ लेस देन 1/2 है ना, ये मतलब है ना, बोथ लेस देन। यस, दोनों का पीडीएफ तो सेम ही आ जाएगा ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो बात वही है, कैसे भी सॉल्व करो। अगर तुम वैसे सर 7 गलत है, देखते हैं, रुक जाओगे 1 by 1, तो x लेस देन 3/2 ये हो जाएगा ना, 1/2%, ये तो ओके ही है, तो अच्छा यहाँ ठीक है ना, आगे आते हैं। 5 के बाद कौन सा है भाई? पर 7 का आंसर ये गलत, इसका ए होना चाहिए आंसर। ओके, यही आ रहा है सर हमारा भी इसका। यस सर। अच्छा, लेस देन इक्वल टू बन रहा है, ओके। ठीक है, तो यही सही होगा, ऐसा है तो। सर डाउट नहीं कुछ, बस यही था, सबका यही आ रहा तो यही होएगा। हाँ, फिर तो सही कह रहे हो तुम लोग, मैं भी सॉल्व करूंगा, हो सकता है यही आएगा। तो इसमें बस क्या करना, लाइक्लीहुड रेशियो को है ना वो करना है ना, डिवाइड करना है जस्ट। तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ मुझे। ओके, बताओ 5 के बाद कौन सा डाउट है?
7th हो गया ना, 7th के बाद 9th आई थिंक ना, 9 देखो सर बता दीजिए वाला क्वेश्चन 7th वाला एक बार। जी। इसमें जस्ट रेशियो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है, देखिए ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF आपको दे रखा है 2 थीटा x प्लस 1 माइनस थीटा, और x की वैल्यू है 0 से 1 में। तो बेस्ड ऑन द वन सैंपल द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज दिस इज, तो LH नॉट अपॉन LH1 करना है आपको। तो अब देखो, मैं फिर से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप टेस्ट देते हो तो उस दौरान आप क्वेश्चंस करते ही हो, फिर जो क्वेश्चन छूट जाते हैं या नहीं होता है तो डाउट क्लास से पहले एक बार फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपसे नहीं हुए थे या गलत हो गए थे, दोबारा सॉल्व करो, फिर जाके डाउट क्लास में आओ। नहीं तो क्या होगा, अपना भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो लोग जो दोबारा सॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर दोबारा आप सॉल्व करते आप खुद ही सॉल्व कर पाते और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता कि हाँ आपको आता है। ये चीज़ है, कई बार गलती हो जाती है टेस्ट के दौरान, लेकिन बाद में सॉल्व करोगे खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मेहनत सीखना, तो दोबारा सॉल्व करोगे खुद ही आ जाएगा और उससे टाइम भी बचेगा हमारा। ये है, अगर आप सिर्फ वही डाउट पूछ के आओ इसमें जेन्युइनली डाउट है आपको। तो देखो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट PDF को डिवाइड करना है, एक बार थीटा को 1 रख के एक बार थीटा को 2 रख के, सिंपल सिंगल सैंपल है ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन PDF के इक्वल होता है। तो ये क्या है 2 थीटा एक्स प्लस, ठीक है 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, तो 2 थीटा एक्स प्लस क्या था प्लस 1 माइनस थीटा है ना। और यहाँ भी ऐसे ही होगा 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ थीटा को 1 रखना है, यहाँ थीटा को 2। जब आप थीटा को 1 रख देंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 1 रख देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जाइए 4 हो जाएगा आपका, तो ये 4x, और यहाँ 2 रख देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ गया। दिस क्वांटिटी इज लेस देन k, तो ये क्रिटिकल रीजन बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, k1 ले लो बाई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लो, तो 2x लेस देन, मान लो अगर मैं ऐसा लिखूँ 4x k1 माइनस k1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लेकिन ये तब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम श्योर हों कि x हमारा क्या है 0 से 1 में ना, तो x 0 पे -1 हो जाएगा, 1 रखने पे 3 रहेगी, तो प्रॉब्लम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। हाँ तो बताओ भाई, अब यहाँ से ध्यान दो, ये जो फंक्शन आया 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो x अपॉन x माइनस 1/2 लेस देन k, ठीक। ये अभी क्रिटिकल रीजन है एक्चुअली। अब यहाँ समझना ये है आपको कि ये फंक्शन क्या है, x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। x अपॉन x में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है x के रेस्पेक्ट में, ये दोनों होगा एक्चुअली। तुम चेक करो क्या आएगा, g डैश x अगर तुम निकालते हो तो, क्योंकि देखो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जब अगर x मोर देन हाफ है, और ये नेगेटिव है जब x लेस देन हाफ है। डिक्रीजिंग सर है, क्या है, डिक्रीजिंग लग रहा है, डिक्रीजिंग ही है। कैसे है, सर यही डाउट था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, नहीं हो रहा है। बताओ इसके बारे में। ये फंक्शन क्या है, अभी क्या दिख रहा है आपको, मैंने क्या क्या डिफरेंशिएट किया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v स्क्वायर, तो ये नेगेटिव आ गया। लेकिन कब, जब x हाफ के इक्वल नहीं है तब, है ना। अब नहीं तो नेगेटिव इसका मतलब डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा जी, जब LH0 अपॉन LH1 डिक्रीजिंग हो जाए तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ग्रेटर देन k वाला, x ग्रेटर इक्वल टू k। तो यहाँ से क्रिटिकल रीजन आ गया x मोर देन इक्वल टू k, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके ठीक है, हालांकि हाफ पे ये डिफाइंड नहीं है, है ना, बीच में, तो x मोर देन इक्वल टू k। तो आप लोगों का क्या आंसर आया, अब बताइए ए ऑप्शन क्यों आ रहा है किसका, अब बताइए मुझे, आप लोग गलत बता रहे थे सब लोग। ऑप्शन या तो बी होगा, की वैल्यू लेस देन है x अपॉन, यस सर पर अगर आप सी करके देखो तो सी से वैसे वो तो साइज तो निकल ही नहीं रहा, यही
एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों ने कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा आपने? आप लोगों का क्रिटिकल रीजन कैसे आया? आपको कैसे पता चला कि x लेस देन इक्वल टू c क्रिटिकल रीजन है? सॉल्व किया होगा ना, जो लोग बता रहे हैं आंसर ये आ रहा है। सर ये तो कुछ ऐसा होगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू c1 और x लेस देन इक्वल टू c2, तो ये दो आएगा। क्यों, मतलब उसका ऐसा क्यों? सर हाफ से बड़ा होगा तो ये मतलब इंक्रीजिंग है, हाफ से छोटा तो डिक्रीजिंग नहीं है, ऐसा हाफ थोड़ी पे है। तो अरे मेरे भाई यहाँ देखो, हमने g डैश x निकाले, g डैश x निकाला, ये चेक करो, तुम हाफ से बड़ा लो चाहे हाफ से छोटा लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है क्या? ओ अच्छा, ठीक है। फंक्शन को थोड़ी देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका सर ये k की वैल्यू है। हाँ 2n बना पॉइंट नहीं। अरे भाई तुम लोग पहले थ्योरी क्लियर करो यार, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये वीडियोस देखो मेरे जाके लेक्चर 5-6 वाले। सर जो k की वैल्यू है वो x अपॉन, एक मिनट ध्यान से सुनो, हमने ये पढ़ा था कि दिस इज लेस देन इक्वल टू k होता है। अगर g इज इंक्रीजिंग तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स k, जिसका नाम c रख दो। अगर g डिक्रीजिंग है तो x मोर देन इक्वल टू g इनवर्स k, उसका नाम c रख दो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन व्हेन डिक्रीजिंग, दिस इज द, यहाँ से आ जाता है x लेस देन इक्वल टू c इज द क्रिटिकल रीजन, यहाँ से आता है x मोर देन इक्वल टू, ये थ्योरम है। अब क्या तुम लोग कहानी सुना रहे हैं मुझे, बताओ। ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आता है ना क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ g अगर डिक्रीजिंग है तो हमने वही तो चेक किया कि ये जो मेरा g फंक्शन यहाँ बना है, दिस फंक्शन g, ये फंक्शन जो g बना है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो मैंने डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव देखो नेगेटिव आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, का सपोर्ट 0 से 1 है ना, तो बस x हाफ छोड़ के, हाफ पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी को छोड़ के ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। और जब लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, जब डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू c है। अब आगे करता हूँ सॉल्व, देखो तो इसमें ये आंसर आया कि x इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू k और c, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेफर, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अब तो क्रिटिकल रीजन आया रिजेक्ट h नॉट इफ x इज डिक्रीजिंग था ना, तो मोर देन इक्वल टू k। अब तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये था अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k अंडर h नॉट, तो h नॉट क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1, ये है ना h नॉट, थीटा इज इक्वल टू 1, यस। सो h नॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से निकालो प्रोबेबिलिटी, k से 1 PDF लिखो, थीटा को 1 रख के, तो थीटा को 1 रखोगे तो PDF क्या हो जाता है, थीटा को 1 रखने में PDF x हो जाएगा, नहीं 2x प्लस 1 माइनस 1, 2x हो जाएगा ना, ओके 2x, ओके 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, यस 2x dx, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, सो 1 माइनस k स्क्वायर आ जाएगा, एंड 1 माइनस k स्क्वायर मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, साइज क्या लेना है, व्हाट इज द साइज, 0.05, 0.05 मतलब 1/20, तो k स्क्वायर 1 माइनस 1/20 कितना होता है, 1 माइनस 1/20 15/20 है ना, तो नहीं 1 माइनस 1/20 19/20 होगा ना, चेक करो आप लोग, 19/20, तो यहाँ से क्या आ जाएगी k, ओके तो ये कहना चाह रहे हो आप, यहाँ से ये कहना चाह रहे थे आप लोग, तो यहाँ से k क्या आ जाएगा, k की वैल्यू रूट अंडर आ गई 19/20, तो यहाँ से रिजेक्शन रीजन आया कि x मोर देन इक्वल टू रूट अंडर 19/20, एक बार चेक करो ये बनेगी। अच्छा आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं समझ गया, आप लोगों ने क्या किया होगा, जस्ट ऑप्शन से ही चेक कर लिया होगा कि किसके करस्पॉन्डिंग साइज अल्फा आ रहा है, तो यहाँ तो भाई ने एकदम ऐसे ही जिसने ऑप्शन बनाए हैं उसने जस्ट लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू कर दिया है।
एक बार आप लोग चेक कर लो फिर से और बताओ मुझे कहाँ कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो बताओ एक बारी क्या दिक्कत है। जैसे ये थ्योरी बताया मैंने कि LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू के, ये क्रिटिकल रीजन है बाई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। अब जी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका नाम सी रख दो, एक्स लेस देन इक्वल टू सी होता है। जी डिक्रीजिंग है तो एक्स मोर देन इक्वल टू सी होगा। और यहाँ हमने चेक किया, ये डिवाइड किया, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक है 2 से डिवाइड किया मैंने, नहीं थोड़ा ये को यही मैंने गलती किया कैलकुलेशन, अब ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। एक मिनट सर वो x ग्रेटर देन k ही आएगा, बट सर वो जो k की वैल्यू आई है हमारी √19/20, तो सर वहाँ पे तो 1/√10 दिया हुआ है और 1/√20, अरे तो वो नहीं कैसे मैडम, डिसाइड यहाँ मैंने करेंगे? गलती किया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ से मैं ये जो है इसमें 2 से मैंने डिवाइड किया था, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन 2x माइनस 1/2 ये बनेगा ना। हाँ तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया ना, इसीलिए अभी चेक करते हैं दोबारा क्या आता है। मतलब वो मेरी गलती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले क्या लिख दिया, ये लिख दिया था, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड किया। चेक करो आप एक बार फिर से, क्या ये 2 के इक्वल आएगा, ये मतलब यहाँ ये आएगा ना 2x माइनस हाफ, ये आएगा ना यहाँ पे, तो ये है। अब बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग, सर एल थीटा 2 अपॉन एल थीटा नॉट करेंगे ना तो इजी फॉर्म हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ रेशियो मतलब उससे आसान रहेगा आपको, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक को मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हम लोग क्या कर रहे थे, LH0 अपॉन LH1, ठीक। तो हमने इसमें जब सॉल्व किया तो PDF ही लिख रहे हैं, बस थीटा को 1 रख रहे हैं। अब आपका कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करो, मैंने मिस्टेक किया जिसने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ से ये बनता है 2x और ये बनता है 4x माइनस 1 और ये लेस देन इक्वल टू लेट से k1 होता है। इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं हम लोग, तो उल्टा रूल हो जाएगा एक्चुअली। तो अच्छा जैसे उल्टा कर देंगे, चलो इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, या x से डिवाइड कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 अपॉन 2x, ये लेस देन इक्वल टू 1/k1 हो जाएगा। अच्छा इसके बारे में क्या जानते हो, ये 2 माइनस कितना आ जाएगा 1/2x लेस देन इक्वल टू 1/k1, तो ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। ये इसके बारे में क्या जानते हो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करके देखो, ऐसे नहीं। dx बराबर 2 माइनस 1/2x, ठीक है ना। तो सर इनइक्वालिटी चेंज होगी ना। हाँ यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब एक मिनट, तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। अच्छा यहाँ तो ऐसे ही कर लेते हैं, फिर क्यों इंक्रीजिंग रेंज चेक करना, डायरेक्टली आ जाएगा है ना। तो यहाँ से क्रिटिकल रीजन डायरेक्टली आ जाएगा। तो एक मिनट, ये जस्ट इनइक्वालिटी भी चेंज होगी और यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स के बारे में, कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हैं एक्स का रीजन। चेक कीजिए सब लोग, देखो या तो तुमने गलती किया या हम गलती करते हैं। अब तुम्हें बताना होगा कहाँ गलती हो रही है, ये चीज़ें तो आपको ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। एक बार चेक कीजिए सब लोग, देखिए अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 2 उधर भेज दो। सो 1/2x इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1/k1, इसका नाम आप k2 रख दो। तो 1/2x लेस देन इक्वल टू k2। मैंने क्या किया फिर से देखो, जो मैं लिख रहा हूँ आप भी साथ में लिख सकते हो ताकि आपको दिखे, जहाँ भी मैं अगर मिस्टेक करूँ दिख जाएगा आपको। तो यहाँ से 1/2x जो है लेस देन इक्वल टू है 2 माइनस 1/k1, इसका नाम k2 रख दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, x हमारा 0 से 1 में है, तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x लेस देन इक्वल टू 2k2 चला जाएगा उधर, उसका नाम k3 रख दो। 2 उधर गया ना, ये 2 उधर गया, उसका नाम k3 रख दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x मोर देन इक्वल टू k4। स्टिल आंसर तो यही आया, x मोर देन इक्वल टू k ही आ रहा है। तो वही बोल रहे थे, मैंने किया हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू k ही आएगा, ऐसे ही किया था। हाँ अब बाकी अल्फ़ा की बात रह गई, तो अल्फ़ा के लिए है ना, तो मतलब अगर आप चेक करते तो ये फंक्शन अभी भी आपको डिक्रीजिंग मिलेगा। यू चेक,
डेरिवेटिव करो, ये फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग मिलेगा, ये चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन अभी भी आया, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू के। अब मैंने के निकालना था, अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू के अंडर एच नॉट। एच नॉट में आपके पास क्या है, एच नॉट में थीटा बराबर 1 है ना। तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पास है ना, के से इंटीग्रेशन 1, क्योंकि 0 से 1 ही था, थीटा को 1 रखने पे 2x dx बनेगा, तो अभी 1 भी वही, तो यहाँ आ गया 1 माइनस के स्क्वायर ना, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो k की वैल्यू एक्चुअली यहाँ जो आएगी वो रूट अंडर 19/20 आएगी। तो एक्चुअल आंसर इसका होगा x मोर देन इक्वल टू रूट 19/20। चेक करो आप लोग, ये बनेगा एक्चुअली, जो ये 1/√10 लिखा ना, चेक करो ये अल्फा क्या है आपका 0.05 मतलब व्हाट 5/100, तो 1/20, तो 1/20 इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है ना, तो के तो यही आपको ढूंढना है यहाँ से, तो जस्ट के ढूंढ लो क्या है, किसी को कंफ्यूजन सर जो लाइक हमने निकाला है रेशियो वाला, हाँ और 2 - 1/2x, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पॉजिटिव आता है ना। करो बताओ क्या आएगा। सर पॉजिटिव, अगर 2 तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, और फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली 1/2x स्क्वायर आ रहा है। नहीं नहीं, ये इसकी ये एक्चुअली ये इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग होगी, रेसिप्रोकल लिया ना मैंने, सो दिस इज इंक्रीजिंग, तो दिस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है ये। हाँ या गॉट इट। हाँ, एफ इंक्रीजिंग तो 1/f डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ हम इस इनइक्वालिटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग है, तो इससे ये आ जाएगा। आप अपना लॉजिक लगाओ, और उसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो मुझसे कि ये दिक्कत है, जो आपको आता है वही लगाओ, और फिर देखो कहाँ गलती हो रही है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली में आंसर ये होगा, ठीक है, मोर देन इक्वल टू ही होगा, बट के प्लेस पे ये आएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो 7th के बाद बताइए, 9 हो गया, 9 8 वाले में पूछ रहा था कुछ, 8 वाले क्वेश्चन में। हाँ 8 सर, इसमें है कि x 5 - 1/5 होता तो b होता ना इसका एमएलई, ऑर्डर स्ट्रक्चर का जो है। नहीं नहीं, क्या होता नहीं, अभी इसमें क्या डाउट है ये बताओ। इसमें सर एक्चुअली मैंने ये समझ लिया था कि ये गलत टाइप हो गया, क्यों शायद। नहीं नहीं, अभी शुरू में गलत मत समझो, शुरू में आप क्वेश्चन को करेक्ट मान के चलो, जब आंसर नहीं आएगा बाद में हम सोचेंगे क्या हो सकता है। आप शुरू में ही गलत मत मान लो क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन सही है हमारा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि इसकी रेंज में एक तो x ×2 आ रहा है, ये x 5 - 1/5, तो ये b वाले पर मैक्सिमा ही दे रहा है, तो मैंने समझा कि टाइप ऑफ मिस्टेक है। इसमें मैं क्या हेल्प करूँ बताइए आपकी। ये ऑर्डर स्ट्रक्चर 5 वाला होता तो b वाला ही होता ना सर इसका एमएलई तो। अब मुझे पता नहीं अब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 5 वाला होता है 2 वाला होता, हमें क्या पता क्या होता। अगर वो बी में एक्स ऑर्डर एन होता तब दोनों होते, लेकिन अब ये ठीक है जो ए है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, हमें क्या होता तो उसके हिसाब है ना, हजार लाखों पॉसिबिलिटीज है आगे क्या हो सकता है, तो उसके बारे में हम सोचें फिर तो हो गया। हमें वो सोचना जो हमारे सामने है, तो जो हमारे सामने दिख रहा है उसके बारे में सोचो ना, अब क्या होता तो क्या होता, तो फिर उससे तो दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा, ये है। अभी वो मत सोचो क्या होता क्या होता, अभी जो है उसका बताओ क्या होगा, और इसमें डाउट है तो बताओ। ओके सर, नो ठीक है ना। और कोई बात नहीं। 9 सर यहाँ पे x1/2 कैसे आएगा? अब देखिए कैलकुलेट करके आपको करके देखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, अगर आप पीडीएफ निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है पीडीएफ आपका 1/3 थीटा प्लस 1। हाँ, यहाँ पे b माइनस ए करेंगे तो 1/3 थीटा प्लस 1, तो जो पीडीएफ है 1/3 थीटा प्लस 1, एक्स आई की वैल्यू है 2 थीटा से 5 थीटा प्लस 1, यही है ना। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ थीटा का रेंज निकालना है, तो यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम है ना, और 5 थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, सो 5 थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ से थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2, एंड यहाँ हो जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स
ठीक, -1/5। हाँ तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1/5। तो थीटा का रेंज क्या आ गया, मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1/5 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। x1 हाँ तो यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आ गया, तो यहाँ से मेरे पास समझिए, तो अभी ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन मेरा बन रहा है ये बनेगा 1/3 थीटा प्लस 1 की पावर n व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1/5 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। अब आपको डिसाइड करना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से एल डैश थीटा निकालेंगे आप, तो क्योंकि थीटा जितनी बढ़ेगी वैल्यू उतनी घटेगी, तो ये नेगेटिव आएगी। तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब डिक्रीजिंग है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब डिक्रीजिंग है कौन सा पॉइंट एमएलई होगा, तो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना। मान लो ए से बी का इंटरवल है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है एक्चुअली, तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ डिक्रीजिंग है, तो एमएलई क्या होना चाहिए, x(-1/5). एमएलई ऑफ दिस इज दिस, हाँ ठीक है, तो ये होना चाहिए। अच्छा वहाँ उन्होंने अलग लिखा है, नॉट तो नहीं पूछा इसी को पूछ रहा था सर मैं कि मुझे लगा था। हाँ तो तुम सॉल्व करके देखो ना, तुम बताओ ना एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो इसका आंसर बी होगा, कौन सा होगा, यही बता रहा था मैं आपको कि ये वाला आ रहा है मेरा इसका, और लेकिन मुझे लगा। अच्छा हाँ हाँ जी सर कॉन्वेक्स फंक्शन का आप वो करके कॉम्बिनेशन करके करते थे ना। नहीं वो तब करते थे, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पीछे का। ये फंक्शन ऑफ थीटा है वो हम तब करते थे जब ये कांस्टेंट आ जाए, समझा आपको, वो तब करते थे जब कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट ये नंबर आ जाता तब करते थे। तो यहाँ तो चूंकि ये पूरा इंटरवल एमएलई होता है ना जब कांस्टेंट हो जाता है तो जी अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा इंटरवल एमएलई हो जाएगा, हाँ ये चीज़ है। तो अगर वो कांस्टेंट है पूरा इंटरवल एमएलई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो मुझे देखना है किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगा, तो थीटा की लिस्ट वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। पर चेक कर लो कैलकुलेशन सब लोग, ये चीज़ है। तो इसका आंसर एक्चुअली ये होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1/5 ये आएगा। नहीं तो नेक्स्ट बताओ जी, 9th था शायद ना, कि x बाई वेरिएट नॉर्मल है, मीन 0 दोनों का है, वेरिएंस दोनों का 2 है, और कोवेरिएंस नहीं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाफ है। तो पूछ रहा है कि देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज व्हाट, हाफ x² + y² - xy। तो एक्चुअली इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया ऐसे तो, ठीक है इसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि पता है ये क्या हो गया, जैसे अगर आप देखोगे तो जो 9th क्वेश्चन है कि एक्स वाई जो है हमारे पास, दिस इज बाई वेरिएट नॉर्मल विथ मीन 0 दोनों का वेरिएंस 2 कोवेरिएंस हाफ, और आपसे पूछ रहा है 3/2 x² + y² - xy। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई यहाँ हो जाएगा 1 1 -1/2 -1/2 xy, और ये 3/2 बाद में भी रख सकते हो, या इसको साथ में रखना चाहो तो बाहर रख सकते हो। इस मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x² + y², हाँ -xy - xy, आपको याद होगा 2/3, हाँ 2/3 और कोई कांस्टेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है, तो 2/3 अब ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा सा ये रिलेट हो जाता है। तो देखिए, तो इसमें क्या है, ये इस फॉर्म का है x ट्रांसपोज ax, ये x वेक्टर है। सो x वेक्टर, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं एक्चुअली। तो x वहाँ होता है कि x इज़ अ नॉर्मल म्यू वेक्टर एंड सिग्मा वेक्टर।
तो ये चीज़ है। तो एक्स ट्रांसपोज, किसी को ये फॉर्मूला याद है कि ये गेट के सिलेबस में है, हालांकि ये एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बोलिए कोई। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हो गया नहीं। किसको याद है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का क्या होगा? किसी याद नहीं है? गेट वाले बच्चे कोई हैं, बताओ। तो का स्क्वायर पी में जाता है। तो ये अलग है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरे तरीके से सोचोगे अगर, तो हम दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका जो आता है एक्चुअली मैं बता देता हूँ। तो ये नॉर्मल होगा, ये डायरेक्टली ये बताया इसका फॉर्मूला। एक्चुअली ये थोड़े से वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होता है, यहाँ पे जो एक्स वैक्टर मैं लिख रहा हूँ, दिस एक्स, ये वैक्टर है एक्स, इसको वैक्टर बोलते हैं। तो दिस इज रैंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, ऐसा है। तो ये है एक्स वैक्टर का मतलब ये है। तो इसका जो होता है मीन आता है, वो ये फॉर्मूला है उसका, कि इसका मीन आएगा म्यू ट्रांसपोज ए म्यू प्लस ट्रेस ऑफ ए टाइम सिग्मा मैट्रिक्स। और इसका जो वेरिएंस होगा, पूछा क्या हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो हमसे इसका पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, ओके, तो मीन वेरिएंस निकल जाएगा तो आ जाएगा। तो और जो वेरिएंस होता है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का, या वेक्टर ले लो चाहो तो इसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो आप निकालो। तो वो आता है तो ये थोड़े से लेंदी हो जाएगा नहीं। सर इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर फॉलो करता है। रैंक ए का क्या है? अच्छा, ए का रैंक अगर निकाल लो तो काम हो जाएगा ये। ओके ओके, तो ये ए का रैंक क्या है? रैंक से डायरेक्टली आ जाएगा। तो दिस इज अ काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ए का रैंक बताओ क्या आएगा? हाँ, रैंक ऑफ 2 आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ से एक्चुअली बनता है ये कि क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज वहाँ पे मल्टीवेरिएट। एक थ्योरी ये था कि दिस विल हैव काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा तो हाँ, तो वो अब जब तक इसको मल्टीप्लाई करते तो आइडेंपोटेंट बन जाता है। यहाँ पे आइडेंपोटेंट है, ऐसे यहाँ आइडेंपोटेंट नहीं होगा, मुझे बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये 3/2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई थिंक बन जाएगा। तो 2/3 जो बाहर है तो उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अभी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को ए से, तो 1 + 1 2 हो जाएगा वो, क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया ना अभी। तो इसको अगर यूज़ करेंगे तो क्या बनता? अच्छा ठीक है, हाँ, अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उस केस में एक्स ट्रांसपोज एक्स का कहीं ना कहीं आ जाएगा काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 2/3 मल्टीप्लाई करके मैं लिखता तो क्या लिखता इसको? अगर 2/3 में मल्टीप्लाई करके लिखता तो ये मैट्रिक्स बनती, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2/3, वाई स्क्वायर का भी 2/3, और यहाँ हो जाता -2/3, तो -1/3 -1/3। अभी चेक कीजिए आइडेंटिटी होगा ये है।
4/9 प्लस 1/3, 7/9 नहीं बनेगा। दूसरे अप्रोच से करते हैं, क्योंकि मल्टीवेरिएट हालांकि जैम के सिलेबस में है नहीं, तो अगर ये पूछा हुआ है तो हम थोड़े ऐसे ऑर्डिनरी अप्रोच से ट्राई करते हैं। चलिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। देखिए, तो यहाँ मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा बना दूँ जैसे इसका मीन कितना है 0। तो देखो ऐसे तो x का सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल 0 2 है, ओके। y का नॉर्मल 0 2 है, तो यहाँ से x बाई इसका है ना x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, ओके। एंड ऐसे ही y बाई √2 हो जाएगा नॉर्मल 0 1। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। तो स्क्वायर का सम कर सकते हैं हम लोग। अभी एक्स वाई का कैसे करना है तो ये देखना पड़ेगा हमें। सर बाईवेरिएट वाले चैप्टर में एक रिजल्ट है इसका। क्या है? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस रो स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 फॉलो करते हैं। हाँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा ना। सर ये MX3 से प्रूफ लो। ठीक है, बताओ एक बार क्या कह रहे हो आप, तो उसको लिख देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस रो स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस रो स्क्वायर। तो लेकिन ये इस फॉर्म में बैठेगा? आपका रो कितना है यहाँ पे? 1/2। हाँ पे, लेकिन बाहर 4/3 होना चाहिए, 2/3 हमारे तो 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बना सकते हो 2 से वो करके ना। यस सर, ओके। फॉलो का स्क्वायर 2 तो उससे आ जाएगा। हाँ, तो उस रिजल्ट में हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम किया हो, ये चेक करना पड़ेगा आपको। पर इसमें एक्स और वाई क्या फॉलो करते हैं जो ये प्रॉपर्टी लिख रहे हो? नहीं, एक्स वाई बाईवेरिएट नॉर्मल है, मतलब बाईवेरिएट नहीं, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। यहाँ बाईवेरिएट ले लो, ठीक है। जो ऊपर दिया हुआ है हमारे पास लाइक 0 2 0 2। ठीक है, ठीक है। ये एक्स वाई बाईवेरिएट है, तो उसके केस में ये रिजल्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी वे में अगर जाएंगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा ये। ये मल्टीवेरिएट से ही होगा, है ना। हमने इस तरह क्वेश्चन कई बार देखे हैं, तो मल्टीवेरिएट में फॉर्म करके ये हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं लिख रहा था तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ये इसका मैं लिख के भेजता हूँ, ग्रुप में एक बार भेज देना। वो है यहाँ पे एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है। अच्छा, वहाँ पे तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके। नॉर्मल 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, है ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाए जा सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। स्टैंडर्ड बनाने का क्या करना है, 2 से डिवाइड ही तो करना है, ये चीज़ है। तो यहाँ जस्ट 1/σ² आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना, ये आ जाएगा सर। तो ये तब है जब एक्स वाई ऐसा होगा, नॉर्मल 0 0, ये जो लिख रहा हूँ मैं, σ² रो, इस एक्स वाई के लिए ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सर तब वो 2 जो 4/3 होगा और 2 से कैंसिल होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड होके वैसा हो गया। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट, मतलब कई सारे रिजल्ट है, मल्टीवेरिएट में बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक्चुअली गेट के सिलेबस में है, लेकिन मल्टीवेरिएट वाले गेट में है, लेकिन यहाँ बाईवेरिएट नॉर्मल हमारे सिलेबस में है। तो बाईवेरिएट नॉर्मल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ना, जैसे यहाँ म्यू वैक्टर जो मैं यूज़ कर रहा था वो ऐसा होता है 0 0, सिग्मा वैक्टर जो मैं लिख रहा था वो होता 2 2 रो, है ना, मतलब वही 1/2 1/2। तो ये है। अब उसके लिए कुछ रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे जो यूज़ कर सकते हो आप। तो जो मैं रिजल्ट शुरू में लिख रहा था कि लाइक एक्स ट्रांसपोज AX करके लिखे, तो वो लंबा थोड़ा पड़ेगा। सो ये रिजल्ट ठीक है, इसको भी प्रूफ इसका भी मिल जाएगा तुम्हें। सो यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट, अगर चाहो तो बाईवेरिएट नॉर्मल के लिए। तो जब नॉर्मल 0 0 σ² होगा तो ये बन जाएगा, तो इससे डायरेक्टली बन जाएगा, देख लो, है ना। तुम रो को हाफ रखो
और सिग्मा स्क्वायर को 2 रखो तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये काई स्क्वायर 2 बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो मतलब डिराइव करो या याद रखो, 2 चीज़ें हैं। तो इसको प्रूव करने में टाइम लगेगा थोड़ा, इसको अगर हम डिराइव करें तो। सर यहाँ पे x1 x2 x एंड y इंडिपेंडेंट होते हैं? नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होते, रो है ना यहाँ पे, तो रो यहाँ पे है, तो रो की वजह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो फिर काई स्क्वायर की डेफिनेशन है ना इंडिपेंडेंट? नहीं वो दूसरा थ्योरम आप याद कर रहे हो, यहाँ से भी काई जरूरी थोड़ी इंडिपेंडेंट सही आएगा। दैट वाज द वन वे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वे टू डिराइव काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर बार इंडिपेंडेंट थोड़ी चाहिए, वो एक थ्योरम था जो आपको याद है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। वहाँ वो थोड़ी यूज़ करें जो आप रिलेट कर रहे हो ना, हम वहाँ वो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहे हो, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थोड़ी लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 रो एक्स वाई अपॉन दिस। ये थ्योरम देखो आप, इसमें इंडिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बाइवेरिएट नॉर्मल के लिए यहाँ रो है, तो क्यों इंडिपेंडेंट चाहिए होगा। तो ये रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट उसी पे बनाया होगा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th के बाद अगला क्या था भाई, है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9188 हो गया ना। 7 12 में क्या है दिक्कत थी, 7 तो मैं डिस्कस किया ना। 12 कह रहा है कि एक्स आई जहाँ आई 1 से n तक है, IID रैंडम वेरिएबल है विथ PDF आपको दे रखा है ये, और तो x क्या है, पॉइजन है ना। तो x इज अ पॉइसन, तो x बार ये, तो क्या इसमें आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा है, तो ये बोल रहा है कि रूट n x बार -5 x बार -4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू कन्वर्जेस टू नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है भाई, डेल्टा मेथड लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें डेल्टा मेथड से हो जाएगा ये। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखो डेल्टा मेथड क्या कहता है कि g ऑफ x बार माइनस जी ऑफ म्यू टाइम रूट n कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 g डैश म्यू का होल स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर। यही तो है, इसको अप्लाई करना है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो यहाँ जो gx फंक्शन है वो है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, या पहले 5 लिखना है, पहले 5 लिख लो, ये है देखो ध्यान से। तो gx इज दिस, सो g ऑफ x बार लिखोगे, दिस इज x बार माइनस 5 इंटू एक्स बार माइनस 4, g ऑफ म्यू लिखोगे तो x माइनस म्यू, सॉरी म्यू माइनस 5 इंटू म्यू माइनस 4, और आपका सैंपल क्या है x1 x2 xn जो है पॉइसन 5 है। तो पॉइसन 5 में मीन कितना है जी, पॉइसन 5 में मीन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से g ऑफ म्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो अब ठीक से, तो जो आपका क्वेश्चन में क्या है, यू सी द क्वेश्चन, रूट n टाइम x बार माइनस 5 एक्स बार माइनस 4, मतलब g ऑफ x बार माइनस g ऑफ 0, यही तो है, g ऑफ म्यू, तो g म्यू इज 0, और g ऑफ x बार यही तो है आपके पास। सो दिस विल कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0। अब चाहिए g डैश म्यू, तो यहाँ जो आंसर आएगा g डैश म्यू आपका 5 है, तो g डैश 5 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर।
अब आपको देखना है म्यू 5 है, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है पॉइजन है भाई, ये भी 5 होता है। अब हमें जी डैश जी एक्स क्या है, ये है, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो जी डैश एक्स निकालोगे तो आएगा 2x माइनस 9, ठीक। तो जी डैश एक्स इज 2x माइनस 9, तो जी डैश 5 कितना आएगा ये बताओ, जी डैश 5 कितना आएगा, यहाँ से 5 में 10 माइनस 9 1, तो जी डैश 5 इज 1, तो जी डैश 5 इज 1, तो ये हो गया नॉर्मल 0, 1 का स्क्वायर 1, सिग्मा स्क्वायर 5, 0 5 का आंसर 5 होना चाहिए। तो ये सिग्मा स्क्वायर जो है ये उसका सिग्मा स्क्वायर होता है जो सैंपल का है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो सिग्मा स्क्वायर जो पूछा है वो 5 है। अच्छा यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा इनके हिसाब से 403 आ गया, ये तो मिस्टेक सा लग रहा है ना, चेक कर लो आप लोग, क्योंकि डेल्टा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यही आएगा। ठीक है ना, जी डैश 5 1 आ गया ना पक्का, यहाँ से जी डैश म्यू, म्यू तो 5 था, तो जी डैश म्यू का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर जो सैंपल का वेरिएंस है, तो जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो जी डैश 5 तो 1 हो गया। अच्छा उसके हिसाब से ये कुछ और आया होगा, इसलिए इसका आंसर कुछ और आ रहा होगा। और सिग्मा स्क्वायर तो पॉइजन में 5 ही होता है ना, तो पॉइजन 5 ही तो है यहाँ पे, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टर, यस यस ठीक है, 5 आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5। एक मिनट, इसका 5 आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इनका डाउट है। अगला क्या 13 जो है आपका कि 13 देखिए कह रहा है कि y गिवन एक्स पॉइजन एक्स है ना, तो 13 इज y गिवन एक्स पॉइजन एक्स, एक्स इज एक्सपोनेंशियल 5। ओके तो 13 जो है y गिवन x इज इक्वल टू एक्स इज पॉइजन एक्स और x क्या है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 5 है, तो एक्सपोनेंशियल मीन 5 मतलब एक्सपोनेंशियल 1/5 रेट लिखता हूँ मैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, तो यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या आप लोगों को, थ्योरम है डायरेक्ट डिराइव करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y जो आएगा यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स।
ये बनेगा देखो, और x क्या हो सकता है, यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे y का वो चाहिए ना, तो मुझे क्या लगाना है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI दी x की वैल्यू कितनी होगी, x तो पॉइजन है ना, तो 0 से इन्फिनिटी। क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, आई पे समेसन लगता है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से y का PMF आ जाएगा, और पूछा क्या है आपसे कि ग्रेटर देन फाइन लेस देन 2 क्या होगा। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से y का PMF आ जाएगा आपके पास, तो 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया 1/5। सर स्टेप कैसे लिखा सर, बता देंगे? जी जी, आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पता है? यस सर। क्या है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बताइए। सर मतलब समेशन ऑफ कंडीशनल इनटू मार्जिनल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? ये होता है। यस सर। बस, तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ गया वहाँ पे, और EI की जगह fx आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज द PDF एंड A गिवन EI इज x। समेशन क्यों लगता है, क्योंकि ये I डिस्क्रीट, यहाँ पे I की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। इंटीग्रेशन क्यों लगा है, क्योंकि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन जैम 2023 में भी तो आया हुआ है इस पे, इफ़ यू रिमेंबर। देखो जैम 2023 में इस पे एक क्वेश्चन आया है, जहाँ गामा और वो दे रखा है, शायद गामा दे रखा है, और एक क्वेश्चन है जैम 2023 में ही है, द सेम फार्मूला वी हैव यूज्ड देयर। अभी कुछ दिन पहले भी आपने ये थ्योरम देखा है, अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहा था मैं कि लाइक y गिवन x इज इक्वल टू x इज बाइनोमियल x कॉमा p, राइट, एंड x is Poisson lambda. This is a theorem. Then do you remember y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यस सर, ये पता है। क्या होता है? पॉइजन एंड पी एन लैम्डा। पॉइजन लैम्डा पी। लैम्डा पी इसका प्रूफ कभी आपने देखा है? यस सर, आपने कराया था क्लास में। हाँ, तो उसमें भी यही यूज़ किया है, आप देखिए ध्यान से। You see the similar thing we have used. अगर तुम प्रूफ लिखोगे इसका, तो सिमिलर थिंग वी हैव यूज, टोटल प्रोबेबिलिटी वहाँ भी यूज़ किया है। कैसे प्रूफ आता है, y का PMF चाहिए, तो चूँकि यहाँ पे ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, इसलिए हमने समेशन लिखा होगा वहाँ पे। क्या लिखा होगा, x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स। एक्स फ्रॉम x क्या है यहाँ पे, x पॉइजन है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज अ PMF, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर समेशन। यहाँ PDF है, तो वी आर राइटिंग इंटीग्रेशन। चेक करो, इसका प्रूफ इससे आता है, सेम तो है, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी है। दिस इज वन फॉर्म, दिस इज अदर फॉर्म, दिस इज अदर फॉर्म, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्स का जो ये सबसे लगेगा समेशन या फिर इंटीग्रेशन। हाँ हाँ, एक्स का जो नेचर होगा डिस्क्रीट या यस यस यस, हाँ हाँ, क्योंकि एक्स यहाँ डिस्क्रीट है इसलिए समेशन लगा है, क्योंकि एक्स का सपोर्ट यहाँ समेशन वाला है। यहाँ एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया, कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन लग गया। ये इवेंट के केस में करते हैं आप, E1 E2 E3 है, तो यहाँ आई जो है इंटीजर हो सकता है, इसलिए समेशन लगा। तो ये है, ये थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जस्ट अप्लाई दिस, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, PMF आ जाएगा y का, और y का अगर PMF आ गया तो निकल जाएगा जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y लेस देन 2 होगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी। कुछ y का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, पॉइजन है ना, तो स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा होगा, 0 1 2 3। तो y देखते हैं y क्या आता है ना, y कैन टेक वैल्यू 0 1 0 1, 0 1 पे मास निकालने, सम करना है। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, देखो क्या आएगा, ये आएगा 1/5 e की पावर माइनस x/5 एंड दिस थिंग इज y गिवन x इज पॉइसन x, सो e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x, तो लैम्बडा की पावर यहाँ k लिखो अपॉन k फैक्टोरियल, मतलब यहाँ k की जगह y लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम y पे मास निकाल रहे हैं।
where x की पावर y upon y factorial and dx x from 0 to infinity. तो we have to just integrate with respect to x. तो y वाले टर्म कांस्टेंट है, ये समझो। तो क्या आएगा बताओ, आप यहाँ से बताओ मुझे कि 1/5 बाहर कर देते हैं, y फैक्टोरियल बाहर कर देते हैं, चलो, और बचेगा क्या अब? तो यहाँ से 0 to इन्फिनिटी e की पावर क्या 1 + 1/5 हो जाएगा ना, तो 6/5 x हो जाएगा माइनस में, नहीं, और यहाँ पे रहेगा x की पावर y, और y तो नहीं है कहीं पे, dx। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? x की पावर अल्फा e की पावर माइनस बीटा x। बताओ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर वो गामा एन का लगा लेंगे ना, सर गामा y + गामा 1 एन अपॉन बीटा की पावर n, मतलब गामा अल्फा अपॉन, अब बताओ, गामा अल्फा -1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा -1। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे वो बनेगा। अगर मैं अल्फा -1 कर दिया तो अब गामा अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या बनेगा? अल्फा माइनस नहीं, गामा का फॉर्म क्या होता है? सर ये गामा अल्फा बनेगा, गामा अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर अल्फा। हाँ, तो गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, सेम लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/5 इंटू वाई फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से कंपेयर करो, अल्फा -1 तुम्हारा y है, तो अल्फा इज y + 1, तो ये होगा गामा y + 1 अपॉन, मतलब y फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा इससे, और अपॉन में क्या आएगा 6/5 की पावर y + 1, तो हो गया गामा y + 1 इज y फैक्टोरियल कैंसिल। तो बचा क्या मेरे पास? अब मेरे पास बचा है, ध्यान से देखो क्या बचा है, 1/5 1/6 होना चाहिए था, 5/6 की पावर y + 1, ये बच रहा है ना। तो 1/6 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, है ना सर वो फॉलो करेगा ना। हाँ, आपने सर वो लिख दिया 5/6 की पावर y होगी इंटू में 1/6 होगा। अच्छा, ओके, यस 5/6 की पावर y हाँ होगी। हाँ, समझ गए। उसको ब्रेक करना है ना, अभी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये 5/6 और इंटू में 5/6, क्योंकि मुझे PDF लाना है ना, PMF लाना है, इसीलिए तो 5 कट गया, तो नाउ इट इज़ इन द फॉर्म। तो नाउ वी गॉट द PMF ऑफ y, है ना। चेक करो, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिला प्रोबेबिलिटी y = y एज 1/6 एंड 5/6 की पावर y। तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सर ये तो ज्योमेट्री है, तो उससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 1, क्योंकि मुझे बता रखा था ना y गिवन x पॉइजन है। तो अब y का PMF आ गया, अब क्या वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी जो हमसे पूछा है? बताइए जी, जिनका डाउट था। यस सर, अब हो जाएगा, है ना, PMF आ गया, तो अब हम लोग इजीली फाइंड। तो वहाँ एक्चुअली निकालना बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से कम हो, तो मतलब y = 0 और 1 पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। y = 0 और y = 1 पे ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ हमने PMF निकाले y के, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट तो चैट में उसे कर देता हूँ, 13 हो गया, 18 देखते हैं। तो 18 जो है चैट में जो क्वेश्चन वही कर देता हूँ। तो x यूनिफॉर्म 0, 1 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ -2 log x एंड 4 इज इक्वल टू -2 log x। ओके, तो समझिए 18th क्वेश्चन जो है कि x आपका यूनिफॉर्म 0, 1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम ऑफ -2 log x बोला है ना, तो -2 log x, 4, इसका जो मैक्सिमम इक्वल होगा -2 log x के। अब सोचो ऐसा कब होगा, टेल मी
कि मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स। इफ कब ऐसा हो सकता है, एक्स कॉमा वाई का मैक्सिमम एक्स के इक्वल कब आएगा? सर इफ x is greater than equal to y। जी ठीक है, तो यही लगाते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब है ऐसा होगा। ओके, तो यही यहाँ पे लगा लीजिए। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स है, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन y, तो -2 log x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब ये हो गया, है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो x मोर देन इक्वल टू y हो गया। तो बस यहाँ से अब ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो 20 देखिए, 20 जो है कि 20 कह रहा है कि xi जो है इंडिपेंडेंट बर्नौली p रैंडम वेरिएबल है एंड yn 1 x बार है, ठीक है। तो आप xi बर्नौली p है और yn इज जस्ट x बार, जहाँ p हाफ है। तो फॉर p हाफ दे आर आस्किंग कि ये जो क्वांटिटी है n टाइम yn 1 माइनस yn माइनस this will converge in okay distribution to this। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने हैं जो हम वहाँ कर रहे थे, बट हाँ सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे बिल्कुल ऑलमोस्ट। यस, बट वहाँ रूट एन होना चाहिए, एन की जगह रूट एन होना चाहिए ना, बिकॉज हम लोग क्या लिख रहे थे, थ्योरम क्या था, अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे जो आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ये वाला कि रूट एन जी ऑफ एक्स बार माइनस जी ऑफ म्यू, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 जी डैश म्यू होल स्क्वायर कॉमा सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे क्या है आपके पास, x1 x2 डॉट 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 xn इज अ रैंडम वेरिएबल, दे आर IID with mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर। कोई रैंडम सैंपल है जिसका, है ना, दे आर IID with mean mu and variance sigma square, then this is the theorem, this is called delta method। तो यहाँ रूट एन चाहिए, है ना, जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, सो वी जस्ट गॉट दैट कि वाई तो एक्स बार ही है वाई एन एक्चुअली, तो इन प्लेस ऑफ एन इन चारों ऑप्शन में इट विल बी रूट एन फर्स्ट एंड देन हो जाएगा इजीली, है ना। देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्व, क्योंकि रूट एन रखोगे तो एक रूट एन नीचे भेजना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि काई स्क्वायर में जा रहा है, नहीं तो स्क्वायर कर दिया क्या उसका, ओके, तो हो सकता है उसका स्क्वायर कर दिया हो बाद में, ठीक है, देख लेते हैं। तो रूट अगर ले लोगे तो रूट अंडर दिस आ जाएगा, तो रूट लेने से चलिए हम ट्राई करते हैं, तो है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन से, तीनों ऑप्शंस एक ही फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसको ट्राई करते हैं। yn 1 माइनस yn माइनस 1/4, तो हमें इन्होंने ये कहा है कि जो है कि x1 जो है हमारे पास x1 x2 xn वो बर्नौली p है, जहाँ p को हाफ लेना है, ठीक। तो और yn जो है वो कुछ और नहीं x बार है, तो यूजिंग दिस रूट एन एक्स बार इंटू 1 माइनस एक्स बार जो होगा माइनस, अब x बार 1 माइनस एक्स बार माइनस, अब क्या करेंगे आप, तो हमें याद है ना जी एक्स, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज द जी एक्स। तो जी ऑफ म्यू निकालेंगे, म्यू कितना था यहाँ पे, तो बर्नौली में मीन कितना होता है, जो p ही होता है ना, तो म्यू इज हाफ ओनली बर्नौली में, तो जी ऑफ 1/2, जी ऑफ 1/2 निकालेंगे तो 1/2 1 में 1/4, तो आप सिंपली नोट करेंगे कि ये जो 1/4 दिस इज नथिंग बट रूट एन जी ऑफ एक्स बार माइनस जी ऑफ म्यू, एंड दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 कॉमा, बताइए क्या होगा, तो यहाँ करना होगा जी डैश म्यू, तो जी डैश एक्स पहले निकाल लो यहाँ से, तो जी डैश एक्स निकालोगे तुम लोग, तो इफ़ यू फाइंड जी डैश एक्स, है ना, मान लो सर अगर जी डैश एक्स निकालोगे तो जी डैश एक्स कितना होगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2x, तो जी डैश 1/2 जी डैश म्यू, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, एक मिनट, ओके, ऐसा होगा जी,
मीन तो हाफ है, तो जी डैश म्यू तो यहाँ तुम्हारा 0 हो गया, तो ये तो नॉर्मल 0 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो क्या बन जाएगा, मीन्स दिस विल बी व्हाट, डीजनरेट, यस, क्योंकि जिसका वेरिएंस 0 और डीजनरेट है, तो ये आपका डीजनरेट आ गया। और डीजनरेट आ गया तो व्हाट देयर आस्किंग, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा, देख लो एक बारी, है ना, क्योंकि यहाँ तो ये x 1 माइनस एक्स है ना, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ x को हम रख रहे हैं हाफ, तो हाफ जो भी रख रहे हैं मतलब जी डैश म्यू, म्यू इज हाफ, तो म्यू इज हाफ, तो नॉर्मल 0 0 हो जाएगा, और नॉर्मल 0 0 का मतलब है ये तो डीजनरेट हो गया, डीजनरेट हो गया, एट 0 है ना, डीजनरेट एट 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि डीजनरेट एट 0, तो ऑप्शन तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, ऑप्शन तो कह रहा है कि 1/4 x1 स्क्वायर, ओ अच्छा, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1/4 x1 स्क्वायर, तो मतलब x1 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, x1 बर्नौली है तो x1 स्क्वायर भी बर्नौली होगा, और 1/4 x1 स्क्वायर का क्या मतलब है, x1 की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, यस, सो मीन तो 0 है, सी ऑप्शन इसलिए डालूंगा कि मीन 0 है। अच्छा एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये ए बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ये बस एक माइनस है, एक इक्वल है, सो द आंसर विल बी यहाँ पे, है ना, जिनका डाउट है ये, सो आंसर क्या होगा इसमें, एक तो पहले रूट एन होगा, और अच्छा एन अगर लगा दूँ मैं, एन इन्होंने लगा रखे हैं, तो एक काम करो सीधा सीधा इसका मीन निकालते तो क्या आता, 0 ही आता, वेरिएंस निकालोगे, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्टली मैं इसका मीन वेरिएंस निकालूँ, लेट्स से जो क्वांटिटी लिखा है इन्होंने रूट एन, क्या लिखा है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार माइनस 1/4, ठीक, अगर नहीं रूट एन नहीं, क्वेश्चन में तो एन है, तो क्वेश्चन में एन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा, एन बाहर, इसको ओपन करोगे आप तो एक्स बार माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार का मीन तो वही आएगा जो सैंपल का ईच रैंडम वेरिएबल का मीन है, मतलब पॉपुलेशन का मीन है, तो एन पी, तो पी आ जाएगा, पी हाफ था, तो हाफ माइनस, फिर एक्स बार का स्क्वायर है, तो एक्स बार के स्क्वायर का मीन कितना आएगा, बताओ आप लोग, ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर जो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस मीन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड मीन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 n प्लस 1/4, जी, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो बर्नौली में वेरिएंस कितना आता है सिग्मा स्क्वायर, है ना, सॉरी बर्नौली में वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू ना, पी क्यू, तो हाफ इंटू हाफ 1/4, ओके, तो आप ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 1/4 एन आएगा प्लस में 1/4 जो आप बता रहे थे, ठीक है, और आगे क्या है माइनस 1/4, अभी तक यही है, इसको चेक करते हैं कितना आता है, सो व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/4, तो ये 1/4 n हो जाएगा, 1/4 n कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4, अच्छा यहाँ से 1/4 आ गया, चेक करो, तो वैसे तो मीन 1/4 आ गया, बता से बिना वो लगाए,
और वैसे जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ चूँकि हमने रूट एन लगाया है ना, यहाँ पर्पस ये है रूट एन लगाए हैं, तो इसलिए 0 आ रहा है। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे थे रूट एन के साथ बात कर रहे थे, ठीक है। तो रूट एन लगा के हमने बात किया तो ये आया नॉर्मल 0 0, ये रूट एन के साथ, ठीक है ना, ये था। बट एन के साथ अगर बात करेंगे, इफ़ भी है ना, मान लेंगे क्वेश्चन करेक्ट है, सपोज द क्वेश्चन इज करेक्ट, सो वी आर फाइंडिंग मीन एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ द सेम क्वांटिटी। देखो वो अप्रोच वर्क नहीं किया, दूसरा अप्रोच में ट्राई कर रहा हूँ, ये चीज़ है। एन फिर से बाहर हो जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, एन बाहर होगा तो अब आपको वेरिएंस लगाने इन क्वांटिटी पे। बोलो भाई क्या होगा, निकाल लोगे वेरिएंस, तो यहाँ से वेरिएंस निकल जाएगा। नहीं बोल सकते क्या? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। x ने तो 1 minus x बना देगा। अरे तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, मुझे थोड़ा आवाज ना लैग कर रहा है, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है ना, तो उससे आ जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। तो एन के लिए ठीक है, ये जो मैं कर रहा था रूट एन के लिए कर रहा था, तो रूट एन के लिए कर रहा था तो नॉर्मल 0 0 आया था विथ रूट एन, बट द क्वेश्चन एक्चुअली इज विथ एन, क्वेश्चन इज विथ एन। तो एन के लिए मीन 1/4 है। अब चेक करो यहाँ पे आप, यू चेक जो x1 स्क्वायर है, x1 इज बर्नौली p इज हाफ, तो बर्नौली हाफ का मीन कितना होगा 1/2, लेकिन यहाँ 1/4 साथ, अच्छा x1 स्क्वायर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो चेक करो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जस्ट यहाँ पे आप लोगों को कि यू जस्ट चेक थ्रू ऑप्शंस हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा सर? हाँ सर जो n है वो तो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर है, जी जी आप बाहर उसको रखा अंदर हुआ लिए है, हैं। नहीं नहीं बाहर है वो, एन तो बाहर ही रखा है ना, यहाँ भी बाहर बाहर है तो है। रेड नहीं आएगा, एन स्क्वायर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ये बाहर ही है। जैसे वेरिएंस लेंगे तो रूट एन है ना, तो उसको सर एन आएगा, एन इसकी क्या जैसा है। हाँ सर समझ। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ उसका वेरिएंस, कहने का मतलब देखो फिर समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो 1/4 x1 स्क्वायर है इसका मीन निकालोगे कितना आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 1/4 e ऑफ x1 स्क्वायर एंड 1/4, तो e ऑफ x1 स्क्वायर बर्नौली में क्या होता है, तो बर्नौली में हमने देखा कि x1 का मीन है p 1/2 और वेरिएंस ऑफ x1 है p क्यूब, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसके हेल्प से e x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1/4 टाइम, तो ये 1/4 प्लस 1/4 यही ना, तो कितना 1/2, तो ये 1/8 आ रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे भी इसको छोड़ो, तो ये बताओ इतना क्यों कर रहे हैं, ये बताओ अगर x1 तुम्हारा बर्नौली p है तो x1 स्क्वायर क्या होता है, ये भी सेम फॉलो करेगा सर, तो बर्नौली p फॉलो करेगा, तो बर्नौली p फॉलो करेगा, तो इंटू 1/2, तो ये तो 1/8 आ गया इसका मीन, बट होना क्या चाहिए था, अच्छा तो 1/8 आ गया, इसका मतलब बी वाला फिर सही आ जाएगा उस केस में। तो यहाँ बीच में गलती से बराबर लिख दिया है, वो माइनस है एक्चुअली, ए बी ऑप्शन दोनों में। तो तो मुझे लग रहा है बी सही हो भी सकता है, ए में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ए मीन तो मैच ही नहीं कर रहा,
अगर करेक्ट होगा तो जो इसका मीन आएगा वही मीन इसका भी आना चाहिए। यहाँ तो 1/8 आ गया, तो बी वाला करेक्ट हो सकता है n है तो, क्योंकि दोनों का अगर कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कोई भी रैंडम मतलब t मान लो कन्वर्ज कर रही है या x कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, तो मतलब इन दोनों का मीन तो इक्वल होगा, है ना, वो चीज़ है ex और ey का वेरिएंस भी इक्वल होगा लिमिट लगाने पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया मैंने, कैसे चेक किया, तो हमने जस्ट मीन निकाल लिया इस क्वांटिटी का और मीन निकाला इस क्वांटिटी का, तो इसका मीन 1/8 आ रहा है। किसका मीन, ओ एक मिनट, तो 1/8 आ रहा है, 1/8 वाला कितना आ जाता और ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो 1/2 होना चाहिए ना फिर तो। अच्छा सी वाला क्या कह रहा है, देखो सी जो हमने किया उससे मैच कर रहा है, नहीं सी हमने जो किया, हमने जो मीन निकाले तो हमारा तो 1/4 आया, तो सी वाला कह रहा है 1/8 आएगा, तो वो गलत है। ओके, इसलिए इसने 1/4 टाइम किया है। सर बट वेरिएंस 1/4 ही आएगा ना। कैसे, किसका, मतलब एक्सेल भी बर्नौली पी फॉलो कर रहा है विथ पी 1/4। हाँ 1/2 ना, 1/4 था 1/2 था, 1/2 है ना। अच्छा एक मिनट देखो, जैसे ये y जो दे रखा है हमें 1/4 x1², इसका सपोर्ट क्या होगा, 1/4 0 है। अच्छा मैं y बराबर अगर 1/4 निकालता हूँ, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x1 बराबर 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/2, और प्रोबेबिलिटी y बराबर 0, देन प्रोबेबिलिटी y 0 तब होगा जब x1 बराबर 0 होगा, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो यहाँ से अगर मैं EY निकालता हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है EY कितना आएगा, 1/8 हो गया ना, ये चीज़ है क्योंकि ये PMF है। ओके, और मतलब मीन तो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ इस चलो में जिसने बनाया ना उसने 1/4 मीन समझ के उसने फिट कर दिया है, बट मीन तो x1² का 1/2 है, तो 1/2 ओके है फिर तो, ठीक है ना। तो सी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या आएगा मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ 1/2 x1², तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2, तो दैट विल बी 1/4 एक्चुअली। सो दिस कैन बी सेड, है ना, ये फाइनली कंक्लूजन ये है कि दिस कैन बी सेड दैट, ऐसा बोल सकते हो तुम कि 1/2 टाइम x1² होगा, क्योंकि x1 इज जस्ट अ रैंडम वेरिएबल, x1 जो है वो आपका बर्नौली p था, तो उसके हिसाब से अच्छा एक मिनट, ये चार्ज का प्रॉब्लम आ गया, कितना चार्ज चलाया नहीं मैं, एक मिनट मैं चार्जर ले आता हूँ। तब तुम देखो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। तो ये 20 के बाद जो है, क्योंकि बैटरी आउट ऑफ हो गया है, एक मिनट में चार्जर लेके आता हूँ।